नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो एक बार सभी प्यारे साथी फटाफट से क्लास में आ जाइए भाई। हमारी क्लास का समय आज से भाई आपकी 4 बजे चल रही थी, आज से क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो चुकी है। अब हम रोज एप्लीकेशन पर ही रोज शाम को 4 बजे मिला करेंगे। तो आप सभी प्यारे साथी 4 बजे क्लास से जुड़ जाएंगे, ठीक है। 4 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी और यहीं पर हम आपके हिंदी को बहुत ही आसान, रोचक और सरल तरीके से समझेंगे ताकि चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएं। आपने 11th में भी वैसे आपके ही टॉपिक रहे हैं गद्य का उद्भव एवं विकास एवं पद्य का उद्भव एवं विकास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 11th में पढ़ते ही नहीं आप लोग, है ना। 12th में ही सारी मेहनत करते हैं कि 12th में भैया जो है यूपी में हम रैंक बना लें या अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर लें। तो इस तरीके से आपका 11th में थोड़ी लापरवाही रहती है, इसलिए भी आप लोगों का बेस कई बार स्ट्रॉन्ग आपके जो है कमज़ोर रह जाता है। तो अब हमें 12th में ही उस बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बेसिक से मैं आपको सारी एक एक चीज़ें समझा रही हूँ। गद्य हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें सबसे पहली क्लास में 3 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, 3 आपके डेमो थे। अब आपकी एप्लीकेशन पर ही क्लास चलेंगी और ऐसा नहीं होता कि डेमो में हम कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, क्लास में कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारी एप्लीकेशन पर भी क्लास होती तो हम शुरुआत से ऐसे ही पढ़ाते, तो अब उसी को हम आगे क्रम में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं भाई क्लास में कौन कौन आ चुका है। पिंकी, धीरज, शिवानी, अभी, प्रिंस, जीतू, रोहित, अक्षय, अभय, अजय, विनोद, आनंद, आकाश, पांशु, ओमवीर, लोकेश, जयतीश, शुभम, अनूप, देवेश, सभी को वेरी वेरी गुड। तो बताइए आप सभी कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल हम सबका यही रहता है कि आप सभी कैसे हैं, स्वस्थ मस्त जिंदाबाद जबरदस्त है कि नहीं, पूरे जोश और उमंग के साथ आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 12वीं क्लास में अब आ चुके हैं और 12वीं क्लास में पूरे साल भर आपको सब जो है डराने वाले हैं कि भैया 12वीं में ये होता है, बोर्ड के पेपर हैं, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना, तो फेल हो जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को साल भर कुछ ना कुछ कोई कहता रहेगा। लेकिन अगर शुरुआत से आप जो है एक लय में तैयारी करते रहते हैं तो ना आपको प्रेशर लेना है, ना किसी की बातों से डरना है, ना घबराना है। बस शुरुआत से जुड़ते रहिए। हम एक टाइम लिमिट पे आपका कोर्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वैसे हमारा टारगेट है कि हम आपका कोर्स अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म कर दें। अक्टूबर नवंबर तक हमारी ये डेडलाइन है कि अक्टूबर नवंबर तक हम अपने कोर्स को, अभी से शुरू करा है हमने मई से, तो अक्टूबर तक निपटा दें और उसके बाद हम फिर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस कराएं। और फिर आपका जो स्कोर पिछली बार 97-98 लेकर के आए हैं हिंदी में, तो अब हम चाहते हैं कि भैया हिंदी में आपके 100 स्कोर को लाया जाए। तो बताइए कितना टारगेट आप लोगों का है हिंदी में। 100 का टारगेट बना रखा है कि नहीं बना रखा। पिछली बार के बैच में मैं हमेशा कहती थी 90+, लेकिन इस बार मैं कहूँगी 100 कौन कौन लेकर के आएगा। और 100 लाने के लिए बहुत मेहनत है। फासला 98 से 100 तक का सिर्फ 2 नंबर का है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है क्योंकि एग्जामिनर को बहाना चाहिए आपको 1 नंबर काटने का, और आपको उसे कोई मौका नहीं देना कि वो आपका नंबर काटे। इसीलिए शुरुआत से मेहनत करते हुए चलिए कि भैया हिंदी में 100 में से 100 नंबर आसानी से लाए जा सके। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। आपकी मेहनत सिर्फ इतनी है कि आपको क्लास में आ जाना है रोज, ठीक है। याद करने की जिम्मेदारी मेरी है, याद कैसे करवाना है, समझाना कैसे है, चीज़ों को रोचक कैसे बनाना है, सरल कैसे बनाना है, कंटेंट कैसे प्रोवाइड करवाना है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपको सिर्फ रोज क्लास में आ करके सुन लेना है, क्योंकि अगर आपने चीज़ें सुनी हुई होंगी तो आगे आपको जो है, जब मैं रिवीजन करा रही होंगी, प्रैक्टिस करा रही होंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रही होंगी, तो वहाँ मज़ा आएगा। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मैम भाई मुझे जो है नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, वाला भाव नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि हमें सब आता है भैया, बस हो गया, हमने तो सुना था, रिवीजन चल रहा है। तो शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी, साल भर की मेहनत है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। स्वागत है आपका RWA ट्यूशन क्लासेस पर, ठीक है। स्वागत है आपका RWA एप्लीकेशन पर। अब हम एप्लीकेशन पर आ चुके हैं ट्यूशन क्लासेस से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने अपनी सबसे पहली क्लास में समझा था कि गद्य होता क्या है। हमने क्या समझा था, गद्य होता क्या है। तो हमने कहा था जो गद्य है वो साहित्य की एक विधा है, ठीक है। साहित्य क्या होता है, साहित्य के माध्यम से आपकी जैसे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है,
तो ये अभिव्यक्ति गद्य और पद्य में होती है, और इस गद्य और पद्य को मिलाकर के ही तो हम साहित्य कहते हैं। साहित्य शब्द में आपके हित शब्द छुपा हुआ है, जो आपके हित को साधता है, समाज के हित की बात करता है, समाज को आगे ले जाने की बात करता है, समाज का दर्पण होता है, उसी को हम साहित्य कहते हैं। यह साहित्य गद्य और पद्य दो रूपों में हो सकता है। तो अभी हमने गद्य के उद्भव एवं विकास इस टॉपिक को शुरू किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमने समझा था गद्य होता क्या है। तो हमने कहा गद्य आपके व्याकरणिक नियमों का जो अनुसरण करता है ना, और जो विचार प्रधान होता है उसको हम गद्य कहते हैं। जैसे हमारी दैनिक जीवन की बातचीत जिसमें होती है वो भी गद्य है। हमारी बातचीत में कोई गेयता नहीं है, रस छंद अलंकार तुक आदि नहीं है। ये सिंपल व्याकरणिक संरचना के हिसाब से वाक्य बनाए गए हैं और इन वाक्यों के माध्यम से मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं। तो ये भाषा का गद्य रूप है। तो गद्य हमें पता था, लेकिन गद्य की अनेक विधाएं होती हैं। जैसे गद्य के ही रूप को हम उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, नाटक, एकांकी, डायरी, भेंटवार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य और पत्र साहित्य के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक विधाओं की बात हमने करी थी। अब हम इसको एक बार आज रिवीजन करके आगे इसके विकास के क्रम में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया गद्य का रूप उपन्यास। उपन्यास में कुछ आपके कथात्मक रूप से जहां पर पात्रों को जोड़ा गया है, जो एक विस्तृत परिदृश्य को हमें दिखाता है, कथा का रूप है। ठीक है, कथात्मक रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ पात्रों के माध्यम से कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, वो उपन्यास होता है। कहानी इसी का संक्षिप्त रूप है, यहाँ पर भी कथा होती है, लेकिन एक किसी विशेष घटना, एक विशेष आपके घटना, पात्र, व्यक्ति पर आधारित होती है, इससे छोटा रूप होती है। निबंध इन दोनों से अलग है, यहाँ पर स्वतंत्र रूप में लेखक अपने विचारों को अपने श्रोताओं, पाठकों तक पहुँचाता है, किसी पात्रों का सहारा नहीं लेता। रेखाचित्र जब लेखक रेखाओं के, अपने शब्दों के माध्यम से आपके दिमाग में कुछ छवियों को उकेर दे और छवियों की प्रधानता हो, उसी को हम चित्र आपके दिमाग में पढ़ करके बन रहे हैं। इतना बारीक वर्णन गद्य में किया जाए तो उसको हम रेखाचित्र कहते हैं। संस्मरण जब जो लिखने वाला है वो अपने जीवन के अनुभवों, ठीक है, अपने किसी घटना को याद करते हुए उसको लिख रहा है गद्य रूप में, तो उसको संस्मरण कहते हैं। जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर लिखी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध संयोजन है। यहाँ पर आपकी जीवनी किसी व्यक्ति की कोई और लिखता है और ये मरने के बाद, जब आपका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद लिखी जाती है। आपके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण समाज को योगदान है, उन घटनाओं को इसमें संजोया जाता है। आत्मकथा व्यक्ति खुद से लिखता है, तो अपने जीवन के अनुभवों को जब वो किसी के साथ बांटना चाहता है और उसको लिखता है क्रमबद्ध तरीके से, तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं। नाटक क्या होता है? तो नाटक में भी कहानी ही होती है, लेकिन ये कहानी अभिनय के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचती है, जिसमें संवाद होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, कुछ पात्र होते हैं जो अभिनय करते हैं, और अभिनय के माध्यम से जब कहानी प्रस्तुत की जाए तो वह नाटक होता है। और नाटक का ही छोटा रूप एकांकी होता है। नाटक जो कि विस्तृत है, बहुत सारे अंक इसमें होते हैं, वहीं एकांकी जो कि एक ही अंक में समाप्त हो जाने वाला। लिमिटेड पात्र, सीमित पात्र होते हैं, सीमित कहानी होती है, और सीमित रूप में एक अंक में कहानी समाप्ति भी हो जाती है, इसी को हम एकांकी कहते हैं। डायरी एक व्यक्तिगत, आपके एक व्यक्तिगत अपनी जीवन की घटनाओं को व्यक्तिगत रूप में, मैं रोज जैसे अपनी दैनिक आपकी दिनचर्या को लिखती हूँ, जिसमें मेरे दिन में हुई घटनाओं का उल्लेख करती हूँ, है ना। कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिक्र करते हुए मैं अपने निजी रूप में जब अपनी डायरी लेखन करती हूँ तो उसी को डायरी विधा के अंतर्गत रखते हैं। कुछ डायरी आपके साहित्यिक महत्व को भी प्राप्त कर लेती हैं, तो वो तब हम साहित्य के रूप में उसको समझते हैं, वरना डायरी आपके एक व्यक्तिगत गद्य विधा होती है, जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं को अपनी डायरी में क्रमबद्ध रूप से रेखांकित करता है। इसमें बहुत सजीवता और बहुत निजता, प्राइवेसी होती है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को वहाँ लिख रहा है। वह यह सोच के लिख रहा है कि ये मेरी पर्सनल चीज़ है, वह किसी के साथ उसको बांटना नहीं चाहता
था तो उसने वो डायरी में लिख दिया है। तो इस प्रकार डायरी भी एक गद्य विधा के अंतर्गत आते। भेंट वार्ता, भेंट वार्ता को हमने कहा था जब दो व्यक्ति आपस में मिल करके भेंट करके एक दूसरे से अब प्रश्न करते हैं और उनके विचारों को हम लिखित रूप दे देते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, इसको भेंट वार्ता। भेंट यानी मिलने पर जो बातचीत हुई उसको अगर हमने गद्य रूप में सजो दिया है तो वही भेंट वार्ता है। रिपोर्टाज, आंखों देखी घटना के आधार पर जब किसी घटना का साहित्यिक रूप से वर्णन किया जाएगा तो वह रिपोर्टाज होता है। यात्रा साहित्य, जब मैं किसी स्थान पर यात्रा करने जाऊं और वहां यात्रा संबंधित जो आपके क्षेत्र मेरी यात्रा में आए, जो स्थान आए, जिन लोगों से मैं मिली, जो खान पान मैंने खाया, जो संस्कृति मैंने देखी, उन सभी को मैं साहित्यिक दृष्टि से गद्य के रूप में लिख दूं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, यात्रा साहित्य। जैसे मैं तिब्बत घूमने गई, मैं चीन घूमने गई, ठीक है, मैं आपके लद्दाख गई और वहाँ से लौट करके मैंने वहाँ के रास्तों के बारे में लिखा, वहाँ की संस्कृति के बारे में लिखा, वहाँ के मौसम के बारे में लिखा, वहाँ के खान पान रहन सहन के बारे में लिखा, वहाँ के स्थानों का जिक्र किया, वहाँ के मंदिरों का जिक्र किया, वहाँ की मस्जिदों का जिक्र किया। तो इस प्रकार से जो भी उस यात्रा से संबंधित वर्णन मैं करूँगी वो यात्रा साहित्य के अंतर्गत आएगा। और अंतिम था हमारे पास पत्र साहित्य। पत्र साहित्य भी बहुत निजी और व्यक्तिगत चीज होती है। यहाँ पर आपका जो लिखने वाला होता है किसी एक खास व्यक्ति को संबोधित करते हुए अपना पत्र लिखता है, उसमें वह उस पत्र साहित्य, अब इसमें भी मैंने कहा कि पत्र साहित्य भी निजी चीज है, व्यक्तिगत चीज है, लेकिन जब आपके जैसे नेहरू और इंदिरा गांधी जी के पत्र हमें मिलते हैं पत्र साहित्य के रूप में, तो वहाँ जो नेहरू जी ने इंदिरा जी को पत्र लिखे और इंदिरा जी ने जो नेहरू जी को पत्र लिखे, इसको हम पत्र साहित्य के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन तब वो एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, लेकिन समाज को कुछ सीख देने के लिए अगर उसका संकलन करके आपके सामने पत्र साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसको हम पत्र साहित्य कहते हैं। लेकिन असल में ये एक व्यक्तिगत थे जो कि किसी लिखने वाले ने किसी खास व्यक्ति के लिए लिखे थे। इससे हमें जो लिखने वाला है उसके दृष्टिकोण, उसके विचार, उसके अनुभव, उसके पूरे जो उसका पर्सनैलिटी होती है, इसकी झलक हमें पत्र में भी मिलती है, डायरी में भी मिलती है, क्योंकि ये निजी होता है, व्यक्तिगत होता है। तो जब हम डायरी पढ़ते हैं या पत्र पढ़ते हैं किसी का, तो हम उस व्यक्ति की आंतरिक झलक को, उसके अंदर की भावनाओं को, उसके दृष्टिकोण को, उसकी चीज़ों को देखने के नज़रियों को समझते हैं। तो अभी तक प्यारे दोस्त हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी के आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें वो थी जो मुझे आपको रिवाइज करानी थी, और मैं रोज़ ऐसा ही करूँगी कि आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई होगी अगले दिन की क्लास शुरू करने से पहले हम उसको जिक्र कर लेंगे, ठीक है। लगभग 40 से 45 मिनट तक की हमारी क्लास रहेगी, 40 से 45 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें 40 से 45 मिनट में हम कोशिश करेंगे 5 मिनट तो चलो शुरुआत और अंत में चले गए। शुरुआत में आपसे हालचाल पूछा, आपके कमेंट्स पढ़े, है ना, क्लास शुरू करी, टॉपिक का बताया, इतने मैंने ख़त्म। 30 मिनट में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, 30 मिनट में हम नया टॉपिक, और 10 मिनट में हम रिवीजन करेंगे पिछली चीज़ों का, ताकि जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ी है उसका रिकॉल एक बार क्लास में ही हो जाए और कहानी के माध्यम से चीज़ें आपको क्लास में ही समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि अलग से आपको मेहनत करनी पड़े, ठीक है। ये आपकी 40 से 45 मिनट का ड्यूरेशन, जिसमें 10 मिनट रिवीजन के, 5 मिनट बातचीत के और 30 मिनट नए कंटेंट के, ठीक है, नया विषय पढ़ने के। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। अब ठीक है, गद्य की विभिन्न विधाओं पर हमने नज़र डाली, लेकिन अब हमें समझना होगा, जैसे मैं कहती हूँ कि जब मुझे ये समझना है कि आपका विकास कब हुआ, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपका जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ों को समझना है। एक तो हिंदी को समझना है कि हिंदी हम कहते किसे हैं, और दूसरा गद्य तो हमने समझ लिया है। फिर हमें समझना है गद्य की उत्पत्ति, और फिर हम समझेंगे इसके विकास को, ठीक है। उत्पत्ति पर बात करेंगे, ठीक है। क्रम समझ गए आप, कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैं हिंदी बताऊंगी आपको कि हिंदी जब मैं कह रही हूँ, क्योंकि हिंदी में हम देखेंगे आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी के रूप में लगातार बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी जिसको आप वर्तमान में खड़ी बोली हिंदी के रूप से हम जिसको जानते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी, इसके भी आपको रूप परिवर्तन अब आपके संस्कृत से लेकर के हिंदी तक आने में बहुत पड़ाव बीच में आए हैं। पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है,
फिर आपकी अलग अलग भाषाओं से विकसित होती हुई हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। तो इसमें हमें हिंदी को भी समझना है और हिंदी गद्य की उत्पत्ति से लेकर विकास तक के क्रम को भी समझना है। तो आइए सबसे पहले हम आपके हिंदी शब्द के अर्थ से हम क्या समझते हैं इसी को शुरू करते हैं। तो कहा आपके हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? कहा हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 अर्थों में किया जाता है। ठीक है, हिंदी शब्द का प्रयोग हम 3 अर्थों में करते हैं। व्यापक अर्थ में तो हिंदी 8 बोलियों का समूह है। ठीक है, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? आपके कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन आता भी है कि आपके हिंदी में कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी में भैया 8 बोलियों के समूह को हम हिंदी कहते हैं। ये कौन कौन सी बोलियां हैं? तो हम कहते हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जब हम हिंदी का व्यापक अर्थ लें तो हिंदी का व्यापक अर्थ 8 बोलियों से है। जैसे इसमें हम इन 8 बोलियों में हम किस किस को रखते हैं? तो हमने कहा ब्रज भाषा को, खड़ी बोली को, बुंदेली को, हरियाणवी को, कन्नौजी को, अवधी को, बघेली को और छत्तीसगढ़ी को। इन 8 बोलियों के समूह को हम हिंदी कहते हैं। ये कहते हैं और 3 उपभाषाएं जैसे राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ठीक है, ये क्या है? हिंदी की 3 उपभाषाएं और 8 बोलियां। ठीक है, क्या कहा? हिंदी की 8 बोलियां और 3 उपभाषाएं। उपभाषाएं कौन सी हैं? राजस्थानी है, पहाड़ी है और बिहारी है। ये क्या है? हिंदी की 3 उपभाषाएं। हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो हिंदी की 8 बोलियों में हमने कहा ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये क्या है? हिंदी की 8 बोलियां हैं। हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो मेरे साथ दोहराएंगे, लिख लेंगे कहीं पर, जो चीज़ें याद करने वाली हैं, जो हमेशा काम आएंगी। जब आपसे कोई हिंदी बोल रहा है, हिंदी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो हिंदी का सब कुछ आपको आना चाहिए। हिंदी बोलते ही अगर कोई बोले कि हिंदी की कितनी उपबोलियां हैं, तो तुरंत बताओ कि हिंदी की भैया 8 उपबोलियां हैं। सबसे पहले हम रखते हैं आपके ब्रज को, फिर खड़ी बोली को, बुंदेली को, आपके बुंदेली के बाद हरियाणवी को, कन्नौजी को, अवधी को, बघेली को, छत्तीसगढ़ी को। ये 8 बोलियां बताएंगे। इसके बाद 3 उपभाषाएं बता देंगे कि हिंदी की 3 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो हम कहेंगे राजस्थानी है, पहाड़ी है और आपके बिहारी है। ठीक है, कहा इसके संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व, जब हम हिंदी बोल रहे हैं तो ये संपूर्ण साहित्य इसमें आ जाएगा। आपके ब्रज भाषा का साहित्य, खड़ी बोली का साहित्य, बुंदेली का साहित्य, हरियाणवी का साहित्य, कन्नौजी का साहित्य, अवधी का साहित्य, बघेली का, छत्तीसगढ़ी का। तो कहा इन संपूर्ण साहित्य के प्रतिनिधित्व को कौन करती है? हिंदी करती है। हिंदी शब्द का प्रयोग इन सब के रूप में होता है। ठीक है, आगे कहा, अच्छा संस्कृत के लिए थोड़ा सा आप लोग घबरा रहे हैं। देखिए संस्कृत की चिंता तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैं कंपटीशन में जो पढ़ाती हूँ, है ना, कंपटीशन में भी मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ मैं संस्कृत ही पढ़ाती हूँ और संस्कृत को वहाँ मैं बना देती हूँ बिल्कुल मज़ेदार विषय, हलवा जैसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल बिल्कुल कोई कठिन ही नहीं है। तो ऐसे ही संस्कृत यहाँ बन जाएगी। तो संस्कृत तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, संस्कृत को हम लास्ट में ही देख रहे होंगे। पहले हिंदी को निपटाते हैं। हिंदी में भी मैंने सबसे पहले सबसे कठिन विषय उठाया है कि सबसे पहले कठिन चीज़ों से शुरुआत करते हैं, फिर आसान आसान को तो पढ़ते रहेंगे मजे मजे में, है ना। तो अभी आपकी कठिन चीज़ें चल रही हैं और संस्कृत से बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। संस्कृत में जो आप छोड़ के, मैंने काफ़ी स्टूडेंट से फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा संस्कृत को तो हम देखते ही छोड़ देते हैं। तो अब देखते ही छोड़ना नहीं है, अब उसे करके आना है। ठीक है, तो उसको समझेंगे बहुत आसान तरीके से, उसकी टेंशन छोड़ देनी है आपने। अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये थोड़ा सा कठिन है, इस पर ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि जब हम हिंदी कह रहे हैं तो हिंदी में हम कहते हैं 8 उपबोलियां और 3 इसकी उपभाषाएं। इस व्यापक के लिए हम हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहा आज दिल्ली, मेरठ और बिजनौर के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के शुद्ध एवं साहित्यिक रूप को ही हिंदी माना जाता है। आज जब हम हिंदी कहते हैं तो हिंदी से जो हमारे बिजनौर में, मेरठ में या इसके आसपास जो हिंदी बोली जा रही है, इसी को हम खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक रूप में, इसको हिंदी के रूप में जानते हैं। जो हिंदी आज पूरे भारतवर्ष की सर्वमान्य भाषा के रूप में स्वीकृत है और हिंदी प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है, वह खड़ी बोली का ही प्रतिष्ठित रूप है। तो हिंदी की 8 बोलियों में ये जो खड़ी बोली है, इसी को आज हम हिंदी कहते हैं। जबकि हिंदी का व्यापक अर्थ है, हिंदी का व्यापक अर्थ उसकी 8 बोलियों और आपके 3 उपभाषाओं, इससे मिलकर हिंदी हम कहते हैं। हिंदी का व्यापक अर्थ यही है, लेकिन वर्तमान में हिंदी कहने से हम जिसको समझते हैं वो सिर्फ ये खड़ी बोली है। ठीक है, तो हिंदी समझ गए हम।
अब हमें क्या समझना है, अब हमें इसके गद्य के विकास को समझना है। कहा हिंदी गद्य का अगर हम प्राचीन रूप देखें तो कहा कि वर्तमान युग में हिंदी गद्य से तात्पर्य तो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के साहित्यिक एवं परिनिष्ठित रूप से है। वर्तमान में जब हम हिंदी गद्य कहते हैं तो हिंदी गद्य का मतलब आपके वही जो हम अभी हिंदी जिसको समझते हैं, जैसे जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रही हूँ यही हिंदी खड़ी बोली है, ठीक है। जिस भाषा में मैं अभी बोल रही हूँ यह भाषा ही हिंदी गद्य का खड़ी बोली का रूप है। कहा अभी हम जब हिंदी गद्य की बात करते हैं तो यह खड़ी बोली साहित्यिक गद्य को ही हम हिंदी से समझते हैं, ठीक है। कहा कि चूंकि राजस्थानी, मैथिली व ब्रज भाषा गद्य खड़ी बोली गद्य से पहले विद्यमान थे, अतः इस विचार को कर लेना आवश्यक है। हाँ, तो अब हमें इसको समझना था कि जब हम हिंदी गद्य के विकास की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हिंदी गद्य के विकास की, जब मैं बात करूंगी आपके हिंदी गद्य के विकास की, तो इसको हम क्रम से समझेंगे कि हमारे पास इसका क्रम है। सबसे पहले हम कहते हैं आदिकाल, ठीक है, क्या कहते हैं आदिकाल। दूसरे नंबर पर है हमारे पास भक्ति काल, दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास भक्ति काल। तीसरे नंबर पर है हमारे पास रीतिकाल, रीतिकाल। और हमारे पास सबसे अंतिम नंबर पर आधुनिक काल है। क्या है आधुनिक काल। हम कहते हैं कि इन चारों ही कालों में जो शुरुआत के 3 काल हैं ये आपके पद्य प्रधान रहे हैं। क्या रहे हैं, पद्य प्रधान रहे हैं, ठीक है। प्रधान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पद्य ही रचे जाते थे, ठीक है। पद्य प्रधान कहने से मतलब ये नहीं है कि केवल तब पद्य ही लिखे जाते थे, कविताएं ही लिखी जाती थी। लेकिन जब हम आपके पद्य प्रधान कह रहे हैं यानी कि गद्य तो लिखा जाता था लेकिन प्रधानता पद्य की थी, ठीक है। और आधुनिक युग को हम क्या कहते हैं, हम आधुनिक युग को गद्य प्रधान युग कहते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में भी ऐसा नहीं है पद्य लिखा नहीं जा रहा, कविता का रूप लिखा नहीं जा रहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं वो गद्य होते हैं, क्योंकि गद्य को लिखना आसान है। दूसरा, अब हमारे पास मुद्रण तकनीक है, प्रिंटिंग टेक्निक है, हम आसानी से चीज़ों को प्रिंट करके स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास दबाव नहीं है कि हमें याद रख करके दूसरी पीढ़ी तक वो चीज़ें पहुंचानी है। जबकि जब तक प्रिंटिंग तकनीक नहीं आई थी इसका दबाव बहुत अधिक था, तो लोग जो आपकी विज्ञान की जो भी रचना करते थे उसको पद्य में लिखते थे ताकि उसको आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल पद्य प्रधान है, जबकि आधुनिक काल गद्य प्रधान है। अब इसमें हम समझेंगे कि आधुनिक काल को तो आपके जो आधुनिक काल को तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल की ही संज्ञा दे दी, क्योंकि इस काल में क्या हुआ, तो इस काल में गद्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। गद्य का सबसे अधिक विकास कब हुआ, तो हम कहते हैं गद्य का सबसे अधिक विकास आपके आधुनिक काल में हुआ। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाम याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को क्या नाम दिया, उन्होंने इस काल को ही गद्य काल कह दिया। अब हम कह रहे हैं विकास, लेकिन उद्भव तो यहाँ पर भी हुआ था, उत्पत्ति यहाँ हो चुकी है, उद्भव यहाँ हो चुका है, ठीक है, उद्भव हो चुका है। तो अब हम गद्य के उद्भव एवं विकास को ही समझ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि 4 कालों में हम हिंदी साहित्य को बांटते हैं, जिसमें आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। तो यहाँ पर आधुनिक काल में हमें गद्य प्रधान रचनाएं अधिक मिलती है, गद्य का सबसे अधिक विकास भी होता है, लेकिन वो खड़ी बोली गद्य की बात हो रही है। इससे पहले भी हमें गद्य मिलता है, वो खड़ी बोली में नहीं मिलता, हमें उसके प्रारंभिक रूप राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य के रूप में मिलते हैं, लेकिन खड़ी बोली गद्य का विकास आधुनिक समय में ही होता है। आगे बढ़ेंगे तो कहा कि आधुनिक हिंदी साहित्य में, ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक शब्द को, जहां पर समझ नहीं आएगा मुझसे पूछेंगे। कहा कि आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य की प्रचुरता के कारण ही
ठीक है, क्या कहा, आधुनिक हिंदी साहित्य में, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य यानी जब हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, इसमें हिंदी साहित्य में गद्य की प्रचुरता के कारण, यानी गद्य प्रचुरता यानी इसकी अधिकता के कारण, अधिक लिखा जाने लगा गद्य। तो कहा गद्य की प्रचुरता यानी इसकी अधिकता के कारण ही आधुनिक काल को शुक्ल जी ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य आपके रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नाम क्या रख दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नाम ही क्या रख दिया है, गद्य काल रख दिया है। आपसे सीधे सीधे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है। ठीक है, सवाल क्या है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है। आप कहेंगे आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता थी, गद्य बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, प्रचुरता में लिखा जाता था, इसीलिए इन्होंने इसको आधुनिक काल ना कह करके गद्य काल ही कह दिया। कहा कि इस नाम से अभिहित किया गया, अभिहित किया गया मतलब इसको ये नाम दिया गया। ठीक है, अभिहित मतलब यह नाम इसको दिया। ठीक है, इस नाम को उन्होंने दिया, अभिहित किया। आधुनिक काल का साहित्य राज दरबारों से निकलकर जन साधारण के संपर्क में आया तथा सामान्य जनजीवन से ही अपने लिए विषय वस्तु ग्रहण भी करने लगा। एक कमाल की बात ये थी कि आधुनिक काल से पहले जो साहित्य लिखा या रचा जाता था वह राज दरबारों तक सीमित था। ऐसा क्यों? क्योंकि तब आपकी प्रिंटिंग तकनीक नहीं थी। जो सामान्य मनुष्य थे, जो आम लोग थे, वो तो बेचारे आपके कमाने खाने में ही लगे रहते थे, है ना। अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ही जूझते रहते थे। उनको कहाँ उतनी फुर्सत होती थी कि वो साहित्य रचना कर सकें। तो ऐसे में जो आपके प्रतिष्ठित लोग होते थे, धनी लोग होते थे, राजा लोग होते थे, उनके दरबार में जो राजकवि होते थे या जो समृद्ध लोग हैं वही साहित्य कर्म से जुड़ते थे। अब जो साहित्य कर्म करते थे, साहित्य लिखते थे, वह क्यों गरीब लोगों के बारे में लिखेंगे, है ना, गरीब के ऊपर कहानी लिखेंगे या गरीब लोगों की स्थितियों को दिखाएंगे। तो कहा कि आधुनिक काल में पहली बार ऐसा हुआ कि अब जो हमारे पास साहित्य मिलता है वो राज दरबारों की कथा या राजाओं के ऊपर या आपके धनी लोगों की जीवन की विलासिता को ना दिखा करके एक सामान्य मनुष्य से जुड़ता है, जन साधारण के संपर्क में सीधे आता है। तो कहा यहाँ सामान्य जनजीवन से ही अपने लिए विषय वस्तु ग्रहण करने लगा, यानी अब हमें सामान्य लोगों की झलक भी साहित्य में देखने को मिली। अतः सर्वसाधारण हेतु रचित साहित्य का गद्य में होना भी स्वाभाविक ही था। आधुनिक काल से पूर्व गद्य लिखने की परिपाटी का प्रचलन कम था। आधुनिक काल से पहले गद्य लिखा जाता था लेकिन इसका प्रचलन कम था, है ना, कम लिखा जाता था। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे। कहा कि आधुनिक काल के सुव्यवस्थित गद्य से पूर्व हमें राजस्थानी गद्य मिलता है, ब्रज भाषा में गद्य रचनाएं होने लगी थी। तो हमें गद्य, अगर आधुनिक काल के खड़ी बोली गद्य की बात करें तो इस खड़ी बोली गद्य से पहले हमें राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य या ब्रज भाषा में गद्य मिलता है, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हमने ध्यान में रखनी है। दोबारा से सारी चीजें दोहराऊंगी। पीडीएफ आपको मिलेगा, आप सिर्फ सुनते रहिए, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ की चिंता नहीं करेंगे। चलिए दोबारा से शुरू करती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आया, तो दोबारा से एक बात को दोहरा देते हैं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य। गद्य आपके हमने देखा, इस गद्य के आज का टॉपिक था हिंदी गद्य का विकास हुआ कैसे, उद्भव कैसे हुआ। तो हमने कहा हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटते हैं। ये 4 काल कौन कौन से हैं? तो हम कहते हैं आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। हम कहते हैं जो शुरुआत के 3 काल हैं, आधुनिक, भक्ति और रीति काल, इन तीनों ही कालों में पद्य रचनाएं, कविता वाली रचनाएं ज़्यादा होती थी। गद्य होता था लेकिन बहुत कम लिखा जाता था। जबकि आधुनिक काल में गद्य प्रचुरता से लिखे जाने लगा, अधिकता से लिखा जाने लगा। इसीलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? इसीलिए इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का नाम दिया। अब हम कह रहे हैं कि जब आपके आधुनिक काल में ही ऐसा हुआ कि गद्य जो है, गद्य में क्या होता है? कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, है ना, नाटक होते हैं।
तो उससे पहले जो गद्य में कहानियां मिलती थी वो राजाओं की मिलती थी, राज दरबारियों की मिलती थी, समृद्ध लोगों की मिलती थी। लेकिन आधुनिक काल में पहली बार ऐसा हुआ कि हमें जन सामान्य की झलक साहित्य में देखने को मिली। उनका जीवन कैसी है, उनके जीवन की कहानियां साहित्य में पहली बार आए। अभी हमें ये बात उतनी नई नहीं लग रही, लेकिन ये सोच करके देखिए कि एक समय ऐसा भी था कि हमें उसके साहित्य में सामान्य लोगों का जीवन कैसा था, वो कैसे रहते थे, उनका जीवन का गुजारा कैसे होता था, हमें पता ही नहीं चलता। हमें सिर्फ राजाओं की कहानियां देखने को मिलती हैं कि एक राजा की इतनी रानियां थी, इतने सैनिक थे। अरे किसी सैनिक के ऊपर तो किसी ने लिखा ही नहीं कि वो सैनिक अपने जीवन का निर्वाह कैसे करता था। जब सैनिक युद्ध में शहीद हो जाता था, उसकी पत्नी और उसके बच्चों का क्या होता था, वो कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे, कौन से स्कूल में जाते थे, क्या पढ़ते थे, कैसे वह जो है अपने जीवन की जो भी खर्चे होते थे उसको चलाता था। ये कहीं कहानी आपने देखी? नहीं। हमें किसकी कहानियां मिलती हैं तब तक के साहित्य में? हमें राजाओं की मिलती है, राज दरबारियों की मिलती है, रानियों की मिलती है। उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, उनके युद्ध में कौन शहीद हुआ, ये कहानियां मिलती हैं। लेकिन सामान्य जनजीवन कैसा था, सामान्य लोग कैसे गुजारा करते थे, इसकी कहानियां तब तक हमें उतनी नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन जब गद्य को हम आधुनिक काल में समझते हैं तो आधुनिक काल में यही बात कही गई कि आधुनिक काल में पहली बार जो साहित्य है वो राज दरबार से निकलकर, इन समृद्ध विलासिता वाले लोगों से निकल करके सामान्य जनजीवन से जाकर जुड़ा और उनकी झलक हमें साहित्य में दिखाई देने लगी। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि जो गद्य है वो आधुनिक काल में विकसित हुआ है, लेकिन इससे पहले भी गद्य की उत्पत्ति छुटपुट रूप में, बहुत थोड़े रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आधुनिक युग जो कि खड़ी बोली कि आपके, जब हम हिंदी के रूप को देख रहे हैं तो हमने कहा कि हिंदी केवल आपकी हिंदी बोलने से आप सिर्फ खड़ी बोली हिंदी को समझ रहे हैं, लेकिन हिंदी अपने आप में बहुत सारी बोलियों को, उपभाषाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। तो ऐसे में जब हम खड़ी बोली गद्य के विकास की बात कर रहे हैं तो खड़ी बोली गद्य के विकास तक हम जब पहुँचेंगे, जब हमें शुरुआत में कुछ बीज गद्य के मिलेंगे, तो वो शुरुआती गद्य हमें राजस्थानी में मिलते हैं, हमें ब्रजभाषा में मिलते हैं, हमें मैथिली में मिलते हैं। फिर जाकर के आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का विकास होता है। ठीक है, तो हमारे पास आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है। इन तीनों कालों में गद्य हमें आंशिक रूप में मिलता है। बहुत कम गद्य रचनाएं होती थी। जो गद्य रचनाएं हुई हैं वो राजस्थानी गद्य है, उसमें मैथिली गद्य है, उसमें ब्रजभाषा का गद्य है। लेकिन हिंदी खड़ी बोली का गद्य का विकास हमें आपके आधुनिक काल में देखने को मिलेगा। अभी इस उद्भव को समझने के लिए हमें राजस्थानी गद्य की कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, मैथिली गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और आपके ब्रजभाषा गद्य की कौन सी रचनाएं हैं, इसको समझना होगा। बताइए, यहाँ तक सभी प्यारे साथी पहुंच गए हैं? चलिए, तो सभी तैयार हैं? बढ़ें आगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने अब कहा कि आधुनिक काल से पूर्व गद्य लिखने की परिपाटी का प्रचलन कम था, लेकिन आधुनिक काल के सुव्यवस्थित गद्य से पहले भी, पूर्व यानी पहले भी गद्य का रूप हमें देखने को मिलता है। वो राजस्थानी या ब्रज भाषा में गद्य रचनाएं तब होने लगी थी। इसको हमने अभी तक समझा है। अब इसमें कुछ प्रमुख रचनाएं आएंगी जो आपको याद करनी है। ठीक है, आधुनिक काल से पहले जब आपके हम भक्ति काल, आदि काल, रीति काल की बात कर रहे हैं, तब हमें आंशिक रूप में, बहुत थोड़े रूप में गद्य का रूप देखने को मिलता है। लेकिन वह गद्य वह नहीं है जो आज जिस हिंदी को हम जानते हैं उस हिंदी का गद्य नहीं है। वो राजस्थानी, मैथिली और ब्रज भाषा का गद्य है। इसको समझते हैं। कहा काव्य रचना के आदि काल, उस समय में आदि काल, भक्ति काल और रीति काल को हम काव्य प्रधान ही मानते हैं, इसीलिए लिखा कि काव्य रचना के आदि काल में रची गई गद्य रचनाओं में कुछ प्रमुख नाम जो हमें देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला है राउलवेल। सबसे पहला नाम किसका मिलता है? तो कहा सबसे पहला नाम हमारे पास राउलवेल का है। किसका नाम है सबसे पहला? कहा राउलवेल का नाम है। यह जो राउलवेल है यह एक चंपू है। चंपू का मतलब समझते हैं? चंपू का मतलब होता है जो गद्य और पद्य मिश्रित हो, जिसमें गद्य भी हो पद्य भी हो। तो हमें जो सबसे पहले कह सकते हैं कि गद्य की झलक देखने को मिलती है,
ठीक है, क्या कहा, जो सबसे पहली झलक हमें गद्य की देखने को मिलती है वो हमें राउलवेल में मिलती है। हिंदी गद्य की सबसे पहली झलक हमें राउलवेल में मिलती है, जो कि चंपू ग्रंथ है। चंपू का मतलब होता है जिसमें हमें पद्य भी मिलेगा लेकिन साथ में क्या मिलेगा, थोड़ा गद्य भी मिलेगा। तो राउलवेल जो कि शुरुआती गद्य में, जब हम शुरुआती गद्य यानी आदिकाल की बात कर रहे हैं, तो आदिकाल में मिलने वाला आपका ग्रंथ राउलवेल, क्या नाम है, राउलमेल, जो कि गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है। जो गद्य और पद्य मिश्रित होता है उसको हम चंपू कहते हैं। ठीक है, एक होता है गद्य जो कि पूरा आपके व्याकरणिक नियमों में बंधी हुई वाक्य की संरचना के नियमों से बना होता है, विचार प्रधान। दूसरा होता है पद्य जिसको हम कहते हैं आपके, जिसको हम क्या कहते हैं, कविता प्रधान, छंद लय ताल आदि से युक्त। लेकिन यहाँ पर हमें राउलवेल में गद्य भी मिलता है, पद्य भी मिलता है। तो यह गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ राउलवेल हमें शुरुआती गद्य के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण हमें देखने को मिलता है, और तीसरा वर्ण रत्नाकर। तो जब शुरुआती गद्य के रूप में कौन सी 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं तो इनके नाम लिख लीजिए। ठीक है, शुरुआती गद्य के रूप में हमें 3 रचनाएं मिलती हैं। शुरुआती गद्य की झलक हमें जिनको देखने को मिलती है वो है आपके राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। शुरुआती गद्य का रूप हमें जिसमें देखने को मिलता है वो है राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे, कोई कहीं भागने की जल्दी नहीं है। ऐसा थोड़ी कि पेपर सर पे बैठा है, अभी देना है पेपर, है ना। तो हमारे पास समय खूब है, बस आपको चीजें समझनी है और याद रखनी है। और याद भी मैं क्लास में इतनी बार दोहराऊंगी कि याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा राजस्थानी गद्य क्या है भैया, राजस्थानी क्या है, हमने कहा हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, राजस्थानी मतलब हिंदी की उपभाषा, पहाड़ी मतलब हिंदी की उपभाषा। ठीक है, बिहारी मतलब हिंदी की उपभाषा। हिंदी सिर्फ ये नहीं है, जब आप भोजपुरी बोलते हैं, जब आप मैथिली बोलते हैं, आप जब राजस्थानी बोलते हैं तो उसमें हिंदी का ही झलक आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको हिंदी आती है तो आप बहुत जल्दी भोजपुरी सीख सकते हैं, बहुत जल्दी राजस्थानी सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंदी का ही तो रूप है, ये हिंदी इनसे अलग थोड़ी है। तो कहा कि जो राउलवेल है इसमें हमें गद्य की शुरुआती झलक देखने को मिलती है। ऐसे ही हमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण में भी गद्य की शुरुआती झलक देखने को मिलती है, और वर्ण रत्नाकर भी। तो शुरुआती गद्य की झलक के रूप में 3 ग्रंथ हैं हमारे पास, राउलवेल, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। कहते हैं कि जो राउलवेल है ये एक शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति का मतलब समझते हैं, जो शिला में अंकित की हुई है। शिला मतलब पत्थर। राउलवेल शिलांकित कृति का मतलब है कि जो शिला यानी पत्थर पर अंकित है, ऐसी कृति है, ऐसी रचना है जो कि शिला पर अंकित की गई है, जिसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं तथा राजस्थानी भाषा की प्रधानता है। अब राउलवेल भी ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही राजस्थानी है, कहा इसमें हमें 7 बोलियों के शब्द मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थानी भाषा की प्रधानता है। राजस्थानी भाषा का स्वरूप सबसे अधिक झलकता है, इसलिए हम इसको राजस्थानी गद्य के रूप में, शुरुआती ग्रंथ के रूप में इसको मानते हैं। तो राउलवेल जो कि शुरुआती गद्य की रचना है जिसमें राजस्थानी भाषा की प्रधानता है। ठीक है, आगे लिखा कि आपके दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण लगभग 1154 ईस्वी की रचना है। इसमें हिंदी के तत्सम शब्दावली का प्रयोग की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी हुई उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, तो दामोदर शर्मा के द्वारा करी हुई उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह भी आपके शुरुआती गद्य का रूप हमें इसमें दिखाती है। इसमें तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। कहा इसमें हिंदी के तत्सम शब्दावली के प्रयोग की प्रवृत्ति हमें इसमें दिखलाई पड़ती है। ये भी गद्य का शुरुआती रूप हमें दिखाता है।
फिर कहा तीसरा वर्ण रत्नाकर, जो कि मैथिल कवि ज्योतिरीश्वर द्वारा मैथिली में लिखी गई पुस्तक है, और इस वर्ण रत्नाकर में तत्समता तथा भाषा की अलंकारिता पाई जाती है। तो शुरुआती गद्य के रूप में हमारे पास कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो हमने कहा शुरुआती गद्य के रूप में हमारे पास राउलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, और हमारे पास अंत में वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, राउलवेल एक शिलांकित कृति है, तो राउलवेल के रचयिता का नाम आपके जो है वह हमें नहीं मिलता। राउलवेल शिला पर अंकित कृति है, तो यह किसकी रचना है यह हमें नहीं मिलता, यह सिर्फ हमें ग्रंथ का नाम मिलता है राउलवेल, जो कि जिसमें राजस्थानी भाषा की प्रधानता दिखाई देती है। जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसमें हमें दामोदर शर्मा के नाम से यह रचना मिलती है, जिसमें हमें शुरुआती गद्य का रूप मिलता है। और ऐसे ही मैथिली गद्य की प्रधानता, मैथिली कहाँ की भाषा है भाई? मैथिली बिहार की है ना, बिहार की उपभाषा कह सकते हैं, बिहार में बोली जाने वाली भाषा है मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 भाषाएं हैं। कहा वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिरीश्वर की रचना है, और इसमें भी हमें शुरुआती रूप देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी गद्य के प्राचीन रूप। ठीक है, हिंदी गद्य के प्राचीन रूप को समझते हैं। तो सबसे पहले कहा राजस्थानी गद्य, जो कि हमें 13वीं शताब्दी से इसकी प्राप्ति होना शुरू होती है। ठीक है, कहा राजस्थानी गद्य जो कि हमें 13वीं, तो शुरुआती थे। अभी हमने जो राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और आपका वर्ण रत्नाकर देखा, ये गद्य के शुरुआती रूप हैं। अगर हम अब व्यवस्थित रूप में इसकी परंपरा को समझें, सबसे पहले हम राजस्थानी गद्य को समझेंगे, फिर हम मैथिली और ब्रज भाषा के गद्य को समझेंगे, फिर हम आधुनिक खड़ी बोली के गद्यों को समझेंगे। तो यहाँ पर अभी हम राजस्थानी गद्य की प्राप्ति को देखें तो कहा 13वीं शताब्दी से इसकी प्राप्ति होना शुरू होती है। ठीक है, कहाँ से? 13वीं शताब्दी से, जब यानी कि जब आदिकाल समाप्त हो चुका है ना। तो आपके लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य तक ही आपके आदिकाल रहता है। उसके बाद हम कहते हैं कि 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक हम कह देते हैं भक्ति काल आ गया। तो अब यहाँ से आदिकाल में हमें 3 ही रचनाओं के नाम मिले, कौन कौन सी? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। अब हम राजस्थानी गद्य का समय कह रहे हैं कि 13वीं शताब्दी से इसकी प्राप्ति हुई। इसमें कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे मुनि जिन विजय की आराधना, अतियार तथा बाल शिक्षा। इसमें हमें गुजराती मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग देखने को मिलता है। ये सारे गद्य के रूप हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये याद नहीं करने। ठीक है, ये आपको याद नहीं करने हैं, ये सिर्फ सन लेने हैं कि कैसे कैसे विकास हुआ। जो याद करने वाले थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये तीनों के नाम पता होने चाहिए। राउलवेल, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। और ये वाले जो नाम है राजस्थानी गद्य में, मुनि जिन विजय के द्वारा लिखी हुई आराधना, अतियार तथा बाल शिक्षा, जिसमें गुजराती मिश्रित राजस्थानी मिलती है। जैन धर्म संबंधित कुछ रचनाएं जैसे तत्व विचार है, धनपाल कथा है, इसमें भी हमें राजस्थानी गद्य का रूप देखने को मिलता है। इसके बाद हम कहते हैं अंजना सुंदरी कथा भी जैन धर्म के संबंधित रचना है, और इसमें भी हमें राजस्थानी गद्य का झलक देखने को मिलता है। कहा इसके अतिरिक्त टीकाएं हैं, वचनिकाएं हैं, वंशावलियां हैं, पत्रों आदि में भी राजस्थानी गद्य के रूप देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद नहीं करने, सिर्फ हमें कंटिन्यूटी में गद्य के विकास को समझना है। तो हमने शुरुआती 3 महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम देखे, फिर हमने देखा कुछ और राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं। अब हम इसके बाद, अच्छा यहाँ से बहुत ज़्यादा है तो मुझे लगता है इसको आज यहीं तक रखना चाहिए, इसके आगे हम फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें क्लास में ही चीज़ों को याद कर लेना है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंटेंट आप तक ना पहुँचे। ये मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास में इतनी ही चीज़ें बताई जाए जो आप एक दिन में समझ सके। ठीक है, PDF आपको जब आप क्लास पर आते हैं तो क्लास के साथ, क्लास के बाद आपका जब वीडियो क्लास अपलोड हो जाएगी तो वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा, हैंड रिटन भी और बोर्ड PDF भी, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने हिंदी, दोबारा से रिपीट कर दूं सारा, तो हमने कहा कि आपके हिंदी गद्य के विकास को हम समझते हैं। तो हिंदी गद्य का जो विकास है वह आपके कैसे हुआ? तो हम कहते हैं आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल में हमें गद्य का बहुत शुरुआती रूप देखने को मिलता है, वह भी राजस्थानी, मैथिली या ब्रज भाषा गद्य के रूप में, जिसमें हम 3 महत्वपूर्ण रचनाएं राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और आपके वर्ण रत्नाकर, ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। हम कहते हैं खड़ी बोली गद्य आधुनिक काल तक पहुंचने से पहले हमें कुछ
आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में हुई कुछ गद्य रचनाओं पर नजर डालनी होगी। इसी क्रम में हमने राजस्थानी गद्य की जो झलक हमें देखने को मिलती है वो देखी। अब हम ब्रज भाषा और मैथिली गद्य के संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ होंगे, यहाँ पर मैथिली गद्य से भी सवाल नहीं बनता, यहाँ पर ब्रज भाषा गद्य से सवाल बनते हैं, जिसको हम कल की वीडियो में समझेंगे, कल की क्लास में समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथियों को आज की क्लास जो है समझ में आई होगी। हो सकता है आप पहली बार ये चीज़ें पढ़ रही हो तो आपको लगे कि भाई मुश्किल है, कैसे याद करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। कल मैं एक बार फिर से आपको चीज़ें रिपीट करूंगी। आपका क्लास से संबंधित कोई भी डाउट रह गया हो तो आज आपका 8 बजे से रात को 10 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, है ना। आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को पर्सनल डाउट ग्रुप दिया जाएगा, तो उस डाउट ग्रुप में ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप जो है मैसेज कर सको, क्योंकि पूरा दिन अगर उसको खोल देंगे तो फिर टीचर आपके मैसेज की रिप्लाई करते ही रह जाएंगे, आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, है ना, और भी काम होते हैं। तो वो ग्रुप जो है रात को 2 घंटे खोला जाएगा, रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। इस बीच में आपको किसी भी टीचर से कोई भी डाउट आपका है, और मैसेज की भी लिमिट दी गई है, आप केवल 2 ही मैसेज कर सकते हैं। तो 2 ही मैसेज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हमारे तो 4 टीचर से डाउट है तो हम 2 मैसेज में कैसे पूछें। तो आपको एक ही मैसेज में अपना पूरा डाउट लिख देना है और उस संबंधित टीचर्स का नाम लिख करके @ लगा करके उनको टैग कर देना है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपके टीचर्स आपको रिप्लाई करेंगे। अनावश्यक मैसेज ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि जो बच्चे सच में डाउट पूछते हैं, सच में उनको समस्या है, उनकी समस्या हम तक पहुंच ही ना पाए और आप अनावश्यक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो, क्या हो, ऐसे सवाल पूछ करके ग्रुप को भरे ना, ठीक है। ग्रुप में सिर्फ आवश्यक चीज़ें पूछी जाएं जो कि रात को 8 से 10 बजे तक के समय पे हो। वह तब पूछ पाओगे जब आपने क्लास एक बार देख ली हो और क्लास का एक बार रिवीजन कर लिया हो पीडीएफ से, ताकि पीडीएफ में निशान लगा लो कि अच्छा ये चीज़ में समझ में नहीं आई, और उसी को अपने टीचर से पूछ लो, ठीक है। और एक ही मैसेज में अपना पूरा डाउट लिख देना है। तो आज आपका 8 से 10 के बीच में ग्रुप ओपन होगा और वहीं हम मिलेंगे अब आपके डाउट सेशन में ही। तो चलिए कल मिलते हैं तब 4 बजे सभी को लाइव क्लास से जुड़ना है। तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।